नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। मैं आपको NIOS की माध्यमिक कक्षा का विज्ञान विषय पढ़ा रही हूँ और मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगी कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मैं आपको एक स्क्रीन पर WhatsApp नंबर दिखा रही हूँ। इस नंबर पर भी आप हमसे पाठ से या किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी समस्या का हल मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। तो जो मैं आज आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ उसका नाम है तापीय ऊर्जा या थर्मल एनर्जी। ये पार्ट 14 है और ये मॉड्यूल 4 के अंतर्गत आता है और इसका आज मैं आपको पहला भाग बताने जा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि थर्मल एनर्जी या तापीय ऊर्जा क्या होती है, उसमें ऊर्जा क्या होती है। तो तापीय ऊर्जा एक तरीके की ऊर्जा है और यह ऊर्जा के दूसरे रूपों की ही तरह कार्य करने के उपयोग में आती है, जैसे कि भोजन पकाने में, ठोस पदार्थों को पिघलाने में, द्रवों को वाष्पित करने से लेके नहाने के पानी को गर्म करने तथा इवन कपड़े सुखाने में तक इस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। इस ऊर्जा को हीट एनर्जी या ऊष्मीय ऊर्जा भी कहा जाता है। हमारे दैनिक जीवन में ऊष्मीय ऊर्जा का प्रयोग काफ़ी होता है। आग में ऊष्मीय ऊर्जा होती है, कोयले में, पेट्रोल में, डीजल में, CNG तथा रसोई गैस आदि ईंधन जो है वह जलाने पर ऊष्मा पैदा करते हैं, अर्थात इनमें भी ऊष्मीय ऊर्जा होती है। तो और तापीय ऊर्जा को हम अन्य शब्दों में ऊष्मा भी कहते हैं, हीट भी कहते हैं। तापीय ऊर्जा का SI पद्धति में मात्रक जूल है। अब है ताप या टेम्परेचर। ताप किसे कहते हैं, यानी कि टेम्परेचर क्या होता है, ऊष्मा आपको पता चल गई। अब बताते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। तो किसी भी पिंड की उष्णता जिससे हम उसे गर्म करते हैं उसे वही ही ताप कहलाता है। ताप वह राशि है जो हमें बताती है कि कोई भी पिंड कितना गर्म है। यदि कुछ समय के लिए गर्म वस्तु को ठंडी वस्तु के संपर्क में रखते हैं तो हम देखते हैं कि गर्म वस्तु उतनी गर्म नहीं रहेगी और ठंडी वस्तु कुछ गर्म हो जाएगी। तो ऊष्मा गर्म पिंड या गर्म वस्तु से ठंडे पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। अतः ताप पिंड के गर्म होने की वह सीमा है जो ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। ऊष्मा हमेशा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। ऊष्मा एवं ताप में अंतर, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ऊष्मा एवं ताप में क्या अंतर है। तो देखिए, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिससे हमें उष्णता या हीट की अनुभूति होती है, अर्थात जिससे हमें ठंडक या गर्मी का अनुभव होता है। इसे कैलोरी या जूल में मापा जाता है और 1 कैलोरी 4.22 जूल के बराबर होता है। जबकि ताप किसी वस्तु की उष्णता यानी गर्मी या शीतलता की मात्रा होती है या आंकिक माप होता है जिसको हम अंशों में मापते हैं। ऊष्मा सदैव अधिक ताप से कम ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी ताप का मापन कैसे किया जाता है। तो ताप के मापन के लिए एक विशेष प्रकार की डिवाइस होती है, एक उपकरण होता है जिसको हम बोलते हैं थर्मामीटर। और ये थर्मामीटर अलग अलग तरीके के होते हैं जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर का ताप नापने के लिए डॉक्टर जो तापमापी को प्रयोग में लेते हैं उसे क्लिनिकल थर्मामीटर या डॉक्टरी थर्मामीटर कहा जाता है। विज्ञान में प्रयोग करते समय ताप मापने के लिए हम जिस तापमापी या थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं उसे प्रयोगशाला तापमापी कहते हैं। और इसी तरीके से दिन में अधिकतम और न्यूनतम यानी मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर नापने के लिए जो मौसम वैज्ञानिक है वह अधिकतम न्यूनतम तापमापी का प्रयोग करते हैं। और आजकल विभिन्न उद्देश्यों के लिए डिजिटल थर्मामीटर का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए, तीनों तरीके के जो तापमापी है उनके यहाँ पे फिगर आपको दिखा रखे हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर का, प्रयोगशाला थर्मामीटर, अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर और डिजिटल थर्मामीटर के यहाँ हमने आपको फिगर दे रखे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है तापमापी का निर्माण कैसे होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मामीटर कैसे किया जाता है। देखिए, सामान्यतः हमारे जीवन में मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। मरकरी भरा होता है इस
तरीके के थर्मामीटर में। इस प्रकार के तापमापी में एक पतली भित्ति का बल्ब होता है जो कांच की मोटी भित्ति की ट्यूब या नलिका से जुड़ा रहता है। बल्ब में पारा भरा रहता है और कुछ निश्चित ऊंचाई तक नलिका में भी पारा भरा रहता है। नलिका में पारे के लेवल का जो ऊपर का खाली भाग होता है वह रिक्त रहता है, खाली रहता है तथा नलिका के ऊपरी सिरे को बंद कर देते हैं। इस प्रक्रिया में जो कंस्ट्रक्शन होता है थर्मामीटर, इस प्रक्रिया में न्यूनतम एवं अधिकतम बिंदु को चिन्हित करने के लिए, यानी कि न्यूनतम और अधिकतम बिंदु को थर्मामीटर में चिन्हित करने के लिए क्रमशः जो घुंडी होती है, जो बल्ब होता है थर्मामीटर का, उसको पहले हम पिघलती हुई बर्फ में रखते हैं न्यूनतम चिन्ह के लिए, और बाद में निश्चित समय के लिए भाप में रखते हैं, जिससे कि अधिकतम बिंदु हमको प्राप्त होता है। उच्चतम एवं निम्नतम बिंदुओं को अलग अलग मान दिया जाता है तथा इनके जो मध्य की दूरी होती है उनको बराबर भागों में बांटकर तापमान मापने के लिए अलग अलग मापक्रम बनाए जाते हैं। ये 3 मापक्रम देखिए कौन कौन से हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। सेल्सियस मापक्रम में न्यूनतम बिंदु को 0 और उच्चतम बिंदु को 100 पर चिन्हित किया जाता है और जो मध्य का भाग होता है उसको 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। इस तरीके से फ़ारेनहाइट मापक्रम में न्यूनतम बिंदु को 32 और उच्चतम बिंदु को 212 पर चिन्हित किया जाता है और मध्यवर्ती माप को 180 बराबर भागों में बांटा जाता है। इसी तरीके से जो केल्विन मापक्रम है उसमें न्यूनतम बिंदु को 273 और उच्चतम बिंदु को 373 पर चिन्हित करते हैं और जो बीच की माप होती है उसको 100 बराबर भागों में बांटते हैं। तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है। अभी देखिए यह चित्र मैंने आपको दिखा रखे हैं तीनों मापक्रम के। इस चित्र के द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि तीनों मापक्रम एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये फॉर्मूला देखिए, उनके तीनों का जो संबंध दिखाता है फॉर्मूला कौन सा है, C/100 = F - 32/180 = K - 273/100। तो ये फॉर्मूला तीनों मापक्रम का एक दूसरे से संबंध बताता है, यानी कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन का। अब देखिए एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है प्रश्न पत्र में कि तापमापी द्रव के रूप में पारे का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। तो तापमापी के द्रव के रूप में पारे के प्रयोग करने के कुछ कारण हैं। पहला है, पारा या मरकरी थर्मामीटर के कांच पर नहीं चिपकता है, इसका क्वथनांक बहुत उच्च होता है और पारा पिंड के ताप को यानी किसी वस्तु के तापमान को शीघ्रता से प्राप्त कर लेता है, अर्थात ये ताप के प्रति सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है। यह पिंड या वस्तु के संपर्क में आते ही अति शीघ्र थोड़ी मात्रा में ही ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और विस्तृत रूप से फैलता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे का दूसरा भाग पर देखने के लिए मेरी नई वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।